एकदम सही बात है। केडर कम के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। मिशन में लोगों की नैतिकता बनाना होगा क्योंकि बिना नैतिकता का हमारा धम्म नहीं चलेगा। धम्म की पहली परिभाषा ही है कि हमारा आचरण और हमारी नैतिकता और सही रास्ते से मिशन चलाना होगा और युवाओं की मौजूदगी निरंतर युवाओं की मजबूती जो रहेगी वो हमारे पिलर है, हमारे स्तंभ, हमारा फाउंडेशन है। ज़रूरी है क्योंकि अभी जो पीढ़ी आएगी वो उनकी रहेगी और उनको धम्म सिखाना और धम्म के मार्ग में चलाना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात और कही कि पुराने साथियों को साथ लेना चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि उनका अनुभव, उनका काम, मान्यवर जी का दिया हुआ जो हमारा साथ है, धम्म के सिवा आगे नहीं बढ़ सकते। उन बातों को वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आपने लास्ट में जो संकल्प लिया कि वो दिन दूर नहीं, जब वो मुकाम भी हमको हासिल होगा, तो यकीनन हमको वो मुकाम हासिल होगा और उस मुकाम के लिए सारे लोग, एक विचार के लोग, एक उद्देश्य के लिए हम जो संगठन बनाए हैं, वो संगठन का उद्देश्य है कि उस मुकाम तक जाना है, तो हम अवश्य उस मुकाम तक जाएँगे सर और बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को रखा। मैं इसी शब्द के साथ 2 शब्द बोलना चाहूँगी हमारे धर्म प्रकाश जी के लिए। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है और हमारे धर्म प्रकाश साहब के नाम के साथ ही प्रकाश लगा हुआ है, तो बोलने की गरज नहीं है हमको। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे काम करते रहें, वही आपका परिचय होगा, वही आपका परिचय होगा। इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज के मुख्य अतिथि साहब, खावड़े साहब जी और आगे के अध्यक्ष के भाषण के लिए 2 शब्द के लिए चूँकि अस्वस्थ है, अभी तबियत ठीक नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगी कि 2 शब्द के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे अध्यक्ष महोदय जी, धम्म प्रकाश भारती जी, वो आए और अपने अध्यक्ष के भाषण में 2 शब्द कहें। जी, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय हेलो, जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर, आ रही है। जी, शेषराव साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। आ रही है ना? जी। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की वेबिनार में हमारे 7 साथियों ने अपने विचार रखे। खुशी की बात है कि सभी साथियों ने बहुत अच्छे सुझाव अपने रखे हैं। पंजाब से एडवोकेट प्रतिपाल सिंह साहब ने बताया कि 22 जिले हैं और 5-5 लोग प्रत्येक जिले में बहुत जल्दी वो तैयार करना चाहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब के बारे में उन्होंने बताया कि साहब राज्य में घूमते थे, लोगों को तैयार करके उनका कैडर कैंप के माध्यम से लोगों को तैयार करते थे। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, उनका बहुत आभार। राजस्थान से माननीय गौरी शंकर भाटिया साहब ने भी, चूंकि वो ड्यूटी पर थे इसलिए अपना समय ज्यादा नहीं दे सके, उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक जिले में हम 5 से 10 लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं। खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ से विजय सिंह बौद्ध हमारे जो संयोजक हैं, उन्होंने कहा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारा एक परिवार है, इस परिवार को हमें आगे बढ़ाना है, जोड़ के रखना है। अच्छी बात। हरियाणा से माननीय जगदीश बौद्ध साहब ने कहा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक वैज्ञानिक लेबोरेटरी है। अच्छी बात है, उन्होंने अच्छी बात रखी और उनका सोच सदैव पॉजिटिव रहता है, अच्छा रहता है। गुजरात से माननीय गुणवत्ता सुमरा साहब ने संगठन का विस्तार में बहुत एक अच्छी बात कही कि जो एक जैसी सोच के लोग होते हैं, ऐसी एक जैसी सोच के लोगों की टीम बनानी चाहिए और एक जैसे सोच के लोगों की जो टीम बनती है वही ज्यादा मजबूती से काम करती है। उनका बहुत आभार। जम्मू कश्मीर से हमारे माननीय रतनलाल चरगोत्रा साहब ने बहुत ही अच्छी बातें हम सबको कही। बहुत सीनियर हैं वो, बड़ा तजुर्बा है और जैसे उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने सभी मजहब या धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का एक दिन होता है और वो एक दिन सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी पूजा वंदना करते हैं। इस प्रकार से हमको भी बुधवार को सप्ताह में एक दिन तय करना चाहिए और बुधवार को
हमको बुद्ध विहारों में या अन्य जगह इकट्ठा होकर तो धम्म गाथा या धम्म प्रवचनों का आयोजन करना चाहिए। बहुत अच्छा उनका ये सुझाव है। और हमारे शेषराव झांगड़े साहब ने भी कहा कि नौजवानों की टीम तैयार हो। आरवीएम संपूर्ण भारत में विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के आंदोलन को सही दिशा मान्यवर काशीराम साहब ने दी, ऐसा उन्होंने हम लोगों को याद दिलाया। ये सही है बिल्कुल। मनुवादी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को बहुत गहरे गड्ढे में दाब दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने उसे उठाया और भारत के 100 करोड़ लोगों के बीच में उसको ले गए, साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को, और बड़ी उसमें कामयाबी मिली। और एक समय था कि हमारी साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, और भारत के 14 राज्यों में बिना ब्राह्मण, बिना बनिया के, बिना ठाकुर के उनका वोट भी नहीं लिया गया, उनका नोट भी नहीं लिया गया, और 14 राज्यों में सांसद और विधायक जीत कर आए। ये एक बहुत बड़ी हमारी अपनी उपलब्धि थी माननीय काशीराम साहब की। और उनके साथ विशेष करके जो वामसेफ के साथी जुड़े उनकी, तो उन सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत आभार। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें दोबारा से मैं फिर आपको याद दिला दूं, रिपीट करा दूं। यदि हमारी तमन्ना है कि ये आंदोलन चलना चाहिए और कामयाब तरीके से चलना चाहिए। देखिए, आंदोलन दो प्रकार से चलते हैं। एक आंदोलन सिर्फ चलता है, सफलता को प्राप्त नहीं करता, वो कामयाब नहीं होता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, चलते 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 एक दिन बीच में दम तोड़ देता है और प्राय वो खत्म हो जाता है। एक आंदोलन सदैव चलता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य को हासिल करता है। तो जो आंदोलन अपने उद्देश्य को हासिल करता है, वह आंदोलन हमेशा योजनाबद्ध तरीके से चलता है, समर्पित भाव के साथियों के संगठन से चलता है, उनके सहयोग से चलता है। और उसके लिए जो विशेष बात होती है वो होती है ऑफिसों का होना, कार्यालयों का होना। कार्यालय से क्या होता है कि एक मन के लोग एक जगह बैठते हैं, एक जगह मिशन की चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो अनेक प्रकार के सुझाव, अनेक प्रकार के रास्ते उनके दिमाग में आते हैं, और जो दिमाग में रास्ते आते हैं उन पर अमल करने के लिए फिर वहां योजना बनाई जाती है, और फिर उस पर अमल करने के लिए साथियों की ड्यूटी लगाई जाती है और साथी लोग उस पर काम करते हैं। इस तरह से कार्यालय का होना बहुत जरूरी है। तो ये हमें काम करना है। विशेष रूप से प्रत्येक राज्य में जब तक लॉकडाउन लगा है, हम लोग फिजिकली मीटिंग नहीं कर सकते, तो प्रत्येक राज्य में हमको वेबिनार करनी है। आप जितने राज्यों के साथी सुन रहे हैं, जुड़े हैं, जिन राज्यों में अभी वेबिनार पे मीटिंग नहीं हुई है, कुछ राज्यों में हो गई है, तो वो राज्यों के साथी ये नोट कर लें और कम से कम 200 साथियों की वो नंबर, व्हाट्सएप, टेलीफोन नंबर कलेक्ट कर लें और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। 200 लोगों का वेबिनार में कोशिश करें बिठाने की, और यदि 200 लोग नहीं बैठ पाते हैं तो कम से कम प्रत्येक राज्य से 100 साथी जरूर बैठें। ऐसी कोशिश आप लोग करें। डेट आपको हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, वो आपको दे देंगे, कभी भी आपको डेट दे देंगे, और दिन के हिसाब से रहेगी जो सहूलियत में रहेगी। अधिकांश शाम की टाइमें आपको मिलेंगी, 6 बजे से 5 बजे से या 7 बजे से। तो 2-2 घंटे की चर्चा आपको
प्रत्येक राज्य में अपने राज्य की तैयारी करने के लिए आपको करनी है। आज से ही आप कोशिश में लग जाएं। ये 3-3, 4-4 दिन का समय आपको मिलेगा कि भाई ये 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपके राज्य में सेमिनार है और आपको उसमें रहना है और कम से कम 200 लोग उसमें जोड़ के तैयार करने हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमें केंद्रीय कार्यालय चलाना है। केंद्रीय कार्य चलाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खर्चा बहुत है। 5-7 लोग काम करते हैं, उनका खर्चा है। जिस जूम पर आप लोग जुड़ रहे हैं, इसका 11,800 रुपये महीने का रेंट है और इस महीने का जो मैसेज आया है उसमें और पैसे बढ़ के आ गए हैं। मुझे लग रहा है जीएसटी वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई और एक्सेस टैक्स लगा दिए होंगे जिसकी और पैसे ज्यादा बढ़ के आ गए हैं। 4% तो जीएसटी ये है सर। सारे खर्चे हमको निकालने हैं और साथ ही साथ हमें राज्यवार भी ऑफिस खोलने हैं। जब तक ऑफिस किराए का लेकर आप चलाने की स्थिति में नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश के सह संयोजक हैं वो या सह संयोजक या जो भी जिम्मेवार साथी हो, वो अपने घर पे ऑफिस बना ले। अपने घर पे ऑफिस बना ले जिसके घर में 10 लोग बैठ सकते हो, जिनका ड्राइंग रूम है या बड़ा रूम है या 10 लोग आए तो बैठ सकते हैं और वो साथी इतना संभव भी होगा 10 लोगों को चाय भी पिला दे, जिससे जो साथी आए उन्हें चाय मिलेगी पीने तो अच्छा लगेगा। ये टेम्परेरी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है। परमानेंट व्यवस्था तो अपने स्वयं के ऑफिस खोलने होंगे उसके लिए, लेकिन जब तक नहीं खोल पा रहे हैं तब तक हम लोगों को ये सब काम करना है। एक बात मैं मान्यवर काशीराम साहब की आपको याद दिला देना चाहता हूँ। मैं इसका और हमारी आगरा की पूरी यूनिट इसकी गवाह है। बात रही होगी 87 या 88, 1988 या 1987 का समय होगा। एक रिटायर्ड डीआईजी थे हरियाणा के और वो साहब को बहुत टेलीफोन किया करते थे, बोले मिलना चाहता हूँ। साहब ने उनको टाइम दे दिया, वो दिल्ली में उनसे मिलकर बोले कि साहब आपकी जो विचारधारा है और आपका जो मूवमेंट है ये मुझे बहुत पसंद और मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। साहब ने कहा ठीक है भाई, अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग और इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर होकर आप आए हैं, यदि आप सोचते हैं कि मुझे ये बाबा साहब के मिशन में काम करना चाहिए तो अच्छी बात, लेकिन काम क्या करना है ये मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा साहब को, कहा कांशीराम साहब को कि बताइए। एक टमटा होते थे, उन टमटा को उन्होंने आवाज लगाया। लंबा टमटा होता था, बहुत लंबा, उत्तराखंड का। ऑफिस में ही वो रहता था मान्यवर साहब के साथ। उन्होंने कहा टमटा एक मेंबरशिप की बुक ला कर दो। तो उस समय मेंबरशिप हमारी 10 रुपए थी और 100 पेज उसमें होते थे, यानी एक बुक 1000 की हुआ करती थी। और उस समय हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थे अमल कुमार नागरा, जो सांसद हुए थे बसपा से, सांसद जीते थे चुनाव। तो अमल कुमार नागरा भी बैठे थे, तो उनको कहा अमल कुमार नागरा को कि भाई ये हरियाणा में काम करना चाहता है, पुलिस का बड़ा अफसर से रिटायर हुआ है। तो उनको वो बुक उन्होंने दे दी और कहा कि भाई ये आप अपने रिश्तेदार, अपने मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनको डीएसपी का मेंबर बनाइए और ये 10 रुपए मेंबरशिप है। तो 100 लोगों को मेंबर बना के आप 1000 रुपया तो आप यहाँ दिल्ली में जमा कर दीजिए या उनको अमन कुमार नागरा को आप जमा करा देना, ये हमारे प्रदेश का प्रेसिडेंट है। तो वो बुक लेकर चले आए और 6 महीने का समय, 6 महीने में हरियाणा के सारे लोगों को कांशीराम साहब कहते थे कि भाई वो एक रिटायर्ड डीआईजी आया था, वो मेरी एक बुक लेके गया है, अब उसका टेलीफोन भी नहीं आता है और उसका कोई पता नहीं, उसको ढूंढो। तो उनको ढूंढा गया। तो अमन कुमार नागरा जी ने कहा कि साहब आपको याद कर रहे हैं।
और आप जो बुक लाए थे वो बुक का क्या हुआ? बोले जी मैं जैसी बुक लाया था वैसी की वैसी अलमारी में रखी। मैंने एक भी रसीद उसमें से नहीं काटी है और मैंने एक भी मेंबर नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि आप बात कर लीजिए साहब से। तो उनकी टेलीफोन से साहब से बात कराई गई। तो उन्होंने कहा कि भई आप तो बहुत मेरे को टेलीफोन करते थे। कांशीराम साहब ने कहा रिटायर्ड डीआईजी को कि आप तो बहुत टेलीफोन करते थे और आप तो कोई काम नहीं किए। बोले साहब मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं लोगों से जाकर पैसा नहीं ले सकता। तो मुझे कोई दूसरा काम हो तो बताइए। तो कांशीराम साहब ने उनको कहा कि जो व्यक्ति समाज के लिए, समाज के लोगों से 10 रुपए नहीं ले सकता, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो मेरे मूवमेंट में नहीं चल सकता। ये मैं साहब की बातें आपको याद। साहब जब कैडर लोगों को पढ़ाते थे तो सबसे पहले यही पढ़ाते थे कि हमारी जो बात बिगड़ी है वो धन के हवाओं में बिगड़ी। धन के हवाओं में हमारे ऑफिस नहीं चल सके। ऑफिस नहीं चल सके तो आपसी झगड़े हुए और आपसी झगड़े हुए तो हम लोग मिट गए और मूवमेंट भी हमारा प्राय समाप्त हो गया। एक उदाहरण मैंने मान्यवर कांशीराम साहब का आप लोगों के बीच में ये रखा है। खास बात मैं एक बता दूं कि हम कुछ राष्ट्रीय स्तर पर अब कुछ जिम्मेदार साथियों की कमेटी बनाना चाहते हैं, अर्थात पदाधिकारी बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है 10 हमको महासचिव बनाने हैं, राष्ट्रीय महासचिव, और 10 हमको राष्ट्रीय सचिव बनाने हैं। ये 10 राष्ट्रीय महासचिव और 10 राष्ट्रीय सचिव, तो ये दोनों लोग प्रभारी होंगे। तो इनको 5-5, 7-7 राज्य दे दिए जाएंगे। तो उन 5-5, 7-7 राज्यों को ये कोऑर्डिनेट करेंगे सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से, और जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, उस पर अमल कराएं। चूंकि काम को बढ़ाना है तो अब काम को थोड़ा बांटना होगा, थोड़ा हल्का करना होगा, तो साथियों की ये जिम्मेवारी निकल के आ जाएगी। तो ये हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। और जो साथी राष्ट्रीय लेवल पे काम करना चाहते हैं वो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बोस साहब से संपर्क कर लें, उनको अपना नाम और नंबर नोट करा दें। सेंटर कार्यालय में आप अपना नाम और नंबर नोट आगरा में करा दें। मेरे नंबर भी लगभग सबके पास हैं, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पे काम करना चाहते हैं। तो जो साथी स्वेच्छा से निकल कर आते हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो काम बांट लेंगे और हम पूरे भारत को 10 जोन में बांट देंगे, संपूर्ण भारत को, और 4-4, 5-5 राज्य उनके पास होंगे जिससे वो उस पर अपनी लीडरशिप तैयार कर सकें, लोगों को तैयार कर सकें। कुछ साथियों का ऐसा कहना रहता है कि अभी हमें धर्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें राजनीतिक ताकत मजबूत करनी चाहिए। तो मैं ऐसे साथियों को बताना चाहता हूं, मेरा 40 वर्ष का जीवन का अनुभव है और कामयाब अनुभव, सफलता का अनुभव। अनुभव कोई सूखा नहीं है, फेलियर अनुभव नहीं है, कामयाब अनुभव है, सफलता का अनुभव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धम्म ही राज सत्ता का सशक्त माध्यम, धम्म ही नैतिक राज सत्ता का सशक्त माध्यम। बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं कि साहब अशोक सम्राट राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, तो उनके पास बहुत बड़ा राज्य क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने धम्म को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छी बात है, ये सही बात है, गलत बात नहीं। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब अशोक सम्राट धम्म की संगति में नहीं आए थे
जब वो बुद्धिस्ट नहीं हुए थे, उससे पहले धम्म था। बुद्ध की विचारधाराएं थी, बुद्ध की संगति थी, भिक्षु संघ की संगति थी, और वो जो प्रभावित हुए थे, वो बुद्ध की संगति से, भिक्षुओं की संगति से ही प्रभावित हुए थे। उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उनका जो ध्यान धम्म की ओर गया था, तो वो धम्म की संगति, धम्म की विचारधारा के कारण ही गया था। यदि भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा ना होती, भिक्षु संघ ना होता, भिक्षु संघ की संगति ना होती, तो शायद अशोक सम्राट को ये पता ही नहीं चलता कि इतना पावन, इतना पवित्र मार्ग भी कोई है। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि पहले धम्म था। जब ब्राह्मणवादी संस्कृति ने मूल निवासी राजाओं के समस्त राज्य समाप्त कर दिए थे और उनको दास और गुलाम बना लिया था, तो वो पुनः राजा बने और इसकी शुरुआत हुई चक्रवर्ती सम्राट परमानंद से जो नाई समाज के थे, वहां से पुनः हमारे राज्य स्थापित हुए। तो परमानंद बने, परमानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य बने, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बने। इस तरह से जो हमारे शासन सत्ता हमारी वापिस लौट कर आई, उन्हें हम बड़े बड़े राजा बने, तो ये धम्म के कारण बने थे। ये बात अच्छी तरह से समझ पानी चाहिए। दूसरी बात आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकार आएगी और सरकार जाएगी, दोनों काम होंगे। आपकी सरकार आ भी सकती है और निश्चित रूप से जाएगी। उदाहरण, हम उत्तर प्रदेश के लोग बैठे, हम 4-4 बार सरकार लाए, लेकिन आज सरकार में नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा आपके सामने आरएसएस का। आरएसएस जो 0 से शुरू हुई, जिसका प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीतिक नहीं हूं, हमारा राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, हम तो केवल हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, या हिंदुओं के लिए काम करते हैं, या राष्ट्र के लिए काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनसे बड़ा कोई राजनीतिक नहीं। वही आज गांव की पंचायत से लेकर, विधानसभाओं से लेकर, राष्ट्र में राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, सरकारें तक, वहां उन्होंने अपनी विचारधारा के लोगों को चुन चुन के बिठा दिया। और केवल राज सत्ता में ही नहीं, देश का जो सिस्टम है, चाहे वो मीडिया है, चाहे जुडिशियली है, चाहे वो उद्योग हैं, देश का जो भी सिस्टम है, जिस सिस्टम से देश संचालित होता है, हर सीट पर, हर कुर्सी पर, हर जगह उन्होंने अपने व्यक्ति को बिठा दिया। कैसे लोगों ने बिठाला है? उन लोगों ने बिठाला है जो सीना खोलकर कहते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। तो मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि आप नैतिक सत्ता का निर्माण करना चाहते हो, पवित्र लोगों की सत्ता का निर्माण करना चाहते हो, तो धम्म ही एक मार्ग है जहां से आप नैतिक लोगों को तैयार करेंगे और वह नैतिक लोग इस देश के शासक बनेंगे। और वो सत्ताएं जब आपके पास आएंगी, तो वो जाने वाली सत्ताएं नहीं होंगी। हजारों वर्ष तक लोग बदल जाएंगे, दल बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, लेकिन विचारधारा, संस्कृति, श्रमण संस्कृति और बुद्ध धम्म की विचारधारा के मानने वाले लोग ही शासन करेंगे, वही राज करेंगे। काम मुश्किल है, लंबा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है, सलाह है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। एक व्यक्ति, मुझे सैकड़ों ऐसे व्यक्ति मिले हैं, भारत में सैकड़ों ऐसे लोग मिले हैं और उनकी तादाद हजारों हो। क्या तादाद होगी? साहब, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटी। हम पूछते क्या करते हैं साहब आपके बच्चे? मेरे 3 बेटे सरकारी नौकरी में, एक इंजीनियर, एक एसडीएम है, एक हमारा
फला बैंक में मैनेजर है। जी, दोनों बेटी क्या करती हैं? हमारी बेटी भी दोनों सरकारी जॉब में है। एक प्रोफेसर है, दूसरी हमारी फला विभाग में ऑफिसर है। हजारों लोग मुझे ऐसे जीवन में मिले। 4 बच्चे हैं तो चारों नौकरी में, 3 बच्चे हैं तो तीनों नौकरी में, 5 बच्चे हैं तो पांचों नौकरी में। चूंकि वो खुद अफसर थे तो अफसर रहते उन्होंने अपने बच्चों को भी अफसर बना दिया, सरकारी नौकरियों में भेज दिया। अच्छी बात है, बुरी बात है, हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। लेकिन दुख ये है कि नौकरी के लिए आपने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया। अपने बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए आपने साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन समाज की उन्नति के लिए, महापुरुषों के मिशन के काम के लिए आपने कुछ नहीं। यदि आप 5 बच्चे में से 4 बच्चे सरकारी नौकरी में दे देते, एक बच्चा धम्म को दान दे देते, तो शायद ये काम बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन नहीं किया। चलिए, नहीं किया, कोई बात। आपने इतना भी नहीं किया कि उन 5 बच्चों को जो सरकारी नौकरियों में गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत गए हैं, महापुरुषों के जीवन संघर्ष की बदौलत गए हैं, उनमें इतनी नैतिकता भी आपने पैदा नहीं की कि जो लोग समाज का काम करते हैं, जो सामाजिक मूवमेंट, धार्मिक मूवमेंट, आर्थिक मूवमेंट को चलाते हैं, जो समाज में चेतना प्रज्ञा जागृत करने का काम करते हैं, उनको भी वो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। ये भी आपने उनमें नैतिकता पैदा नहीं। तो मैं ऐसे साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें आज से, अब से, हमारे जो लोग नौकरियों में हैं, हमारे बेटा बेटी नौकरी में है, हम उनको प्रेरित करें कि बेटा तुम जहां भी हो, 100 रुपए 200 रुपए महीने जरूर धम्म के लिए दान देते रहिए। 1000 रुपए देते रहिए, 500 रुपए देते रहिए। जरूरी नहीं है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या आरवीएम को ही देना है। जिस संगठन में उनकी श्रद्धा हो, जिस संगठन में उनकी आस्था हो, जिन लोगों पर वो भरोसा करते हो, उनको जरूर देते रहें, जरूर देते रहें। ये समाज को देने की जो आदत होती है, वही समाज को शासक बनाती है, वही समाज को बादशाह बनाती है, हुक्मरान बनाती है। जिस समाज की मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो समाज ऐसे करना जानता है, जो देना जानता है, वह समाज हुक्मरान होता है। काशीराम साहब कहते थे जो समाज ऐसे करना जानता है, मांगना जानता है, वह समाज गुलाम और लाचार होता है। अगर मांगने की आदत रखनी है तो गुलाम और लाचार बनोगे, देने की आदत रखनी है तो शासक बनोगे, देने वाले। ये मान्यवर काशीराम साहब की शिक्षाएं हमारे बीच में हुआ करती थी। आज के दौर में एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आज के दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिनके हाथ में सारे सिस्टम आ गए, वो इतनी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, इतनी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, इतनी समस्याएं पैदा कर रहे हैं कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि किसके खिलाफ आंदोलन किया जाए, किसके खिलाफ सड़कों पर उतरा जाए, किसके खिलाफ संघर्ष किया जाए। इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं। महंगाई चरम सीमा पर। जो दवाई का पैकेट, एक पत्ता 10 गोली का, आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले 50 रुपए का आता था, वो 250 रुपए का। जो पेट्रोल 60 रुपए की होती थी, वो 100 रुपए की। जो सरसों का तेल 70, 80 रुपए, 75 रुपए, 60 रुपए किलो होता था, वो आज 160, 165 है। जो रिफाइंड कभी 80, 90 रुपए किलो होता था, वो आज 150, पौने 200 रुपए किलो है। किसान आंदोलन, SC ST एक्ट पे कभी हमला, कभी रिजर्वेशन पे हमला, कभी प्रमोशन पे हमला। तो इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं, इतनी समस्याएं वो आपके सामने पैदा कर देंगे, कर रहे हैं, कर दी हैं और कर देंगे। और ये कोरोना की आड़ लेकर, कोविड-19 की महामारी का सहारा लेकर
इतना भिखारी बना देंगे, इतना भिखारी बना देंगे, इतना भिखारी बना देंगे कि हमें होश ही नहीं रहेगा। मैं आज भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूं, 80 करोड़ लोग भारत में, 80 करोड़ लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं। 80 करोड़ लोग, और वो